हेलो क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश भी की एंड जिसमें स्पेशली जो हमारी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से पे क्या क्या गतिविधि हो रही है या अंदरूनी हिस्सा कैसा है उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं इस चैप्टर में। हमने 3 पार्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा 4th पार्ट है और इसमें काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। भूकंप तक हम बात कर चुके हैं, तो आज भूकंप पे भी हम तरंगों के और छाया क्षेत्रों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा क्या है, हीट है, बहुत ज़्यादा उष्मा है, जिसकी वजह से उसके अंतिम छोर तक पहुंच पाना असंभव सा है। और क्योंकि टेम्परेचर जब हाई होता है तो हमारे वहाँ पे हम एक एज ए ह्यूमन हम ज़्यादा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यही चीज़ यहाँ पे पोजीशन है कि वहाँ पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, हीट होने की वजह से वहाँ पे चीज़ें मेल्ट हो रखी है। तो उनको समझने का या उसका अंतिम छोर समझना उतना ही मुश्किल है जितना सूर्य के अंदर के हिस्से को जाके देख पाना। तो यही प्रोसीजर हमारे इनर पार्ट में है। यहाँ हम अगर इनर पार्ट की या पृथ्वी की संरचना की बात करें तो क्रस्ट, कोर और मेंटल, ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसी के आधार पर पृथ्वी की संरचना को बांटा गया है। क्रस्ट जो है उसका ऊपरी हिस्सा है, कोर जो है उसके मेंटल जो है इसके नीचे बीच वाला हिस्सा है और क्रोड सबसे अंतिम हिस्सा है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है हमारी 6371 है, हमने पढ़ा था कल ही चैप्टर में। उसके बाद हमने देखा कि इसकी आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमें कई बिंदुओं की आवश्यकता रहती है। उनके आधार पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं, जिसमें हमने 2 स्रोत महत्वपूर्ण देखे। एक हमारा था अप्रत्यक्ष स्रोत और एक था हमारा प्रत्यक्ष स्रोत। तो आई होप आपने प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं ये आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे भूकंप के वाले पॉइंट्स पे। तो भूकंप जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बात की थी वेव्स की, तरंगों की बात हमने की थी। तरंग इन द सेंस, हम जब लास्ट डिस्कस कर रहे थे हमारी जो पृथ्वी की जस्ट अ मिनट, प्रत्येक स्रोत पे जब हम आते हैं तो हमने देखा कि जो धरातलीय स्थिति है वो अवस्था जो है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं उसकी जो अंतरिम गहराई है, यानी जो भी हम खुदाई करते हैं उसकी गहराई तक जब हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि 4 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हम नीचे गहराई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हम उस गहराई के आधार पर भी मापने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि अंदरूनी हिस्सा पृथ्वी का कैसा हो सकता है। क्योंकि जब हमने अफ्रीका की सोने की खान खोदी थी तो वो 3 से 4 किलोमीटर की गहराई में हमने बहुत ज़्यादा तापमान या टेम्परेचर महसूस किया था। तो उसी के आधार पर ये एग्जम्पशन लगाया गया कि पृथ्वी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये पोजीशन रही। देन प्रत्यक्ष स्रोत में हमारी दूसरा था प्रवेदन परियोजना। प्रवेदन परियोजना क्या होती है, इसमें जो समुद्र स्थल की गहराई है उसके आधार पर मेजरमेंट करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें लगभग हम ये कह सकते हैं 12 किलोमीटर की गहराई की गई है और उसकी खुदाई के आधार पर इसके तल को समझने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्वालामुखी उद्गार की, तो जो वॉल्केनो इरप्शन होता है उससे आधार पर जब हमारे पृथ्वी की धरातलीय स्तर पर ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ आती है तो उन पदार्थों के आधार पर भी हम मेज़र करते हैं कि क्या स्थिति रहे। जितना गर्म में लावा वहाँ से निकलता है तो हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम ये कहें मैग्मा की गहराई से कितनी गहराई से निकला है ये भी हम आंकने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रत्यक्ष स्रोत। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत की। अप्रत्यक्ष स्रोत की तरफ अगर हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहली चीज़ ये है कि तापमान, इसका दाब और एक है हमारा घनत्व। तो टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर, इन तीनों पॉइंट्स के आधार पर हम प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को हम समझ पाएँ। उसके बाद हमने बात की थी, जस्ट अ मोमेंट, उसके बाद हमने देखा कि जो इनके लक्षण हैं, किस प्रकार से इनकी प्रक्रिया रहती है, इसका अध्ययन। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो उल्काएँ हैं, उल्काओं की जो स्थिति है उसके आधार पर मीटियर्स जो हैं उन्हीं को पृथ्वी की पहली वाली जो स्थिति थी उसके आधार पर उनकी गणना की जाती है। तुलना करते हैं कि जो हमारे जियोग्राफर हैं उन्होंने ये अजम्पशन लगाया है कि जो
पृथ्वी की स्थिति रही है वही एज इट इज स्थिति किसकी है, उल्काओं की स्थिति है। तो इसके आधार पर भी इनको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के और उसकी संरचना को समझने का प्रयास किया जाता है। देन हमारा थर्ड आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने बात की थी, एक अपकेंद्रीय बल होता है और एक अभिकेंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अपनी वस्तुओं को केंद्र की तरफ आकर्षित करता है। तो ये परिधि, और हमने जब इसके ध्रुवों और भूमध्य रेखा की स्थिति का समझने का जब हमने प्रयास किया था तो हमने ये कहा था कि जो ध्रुवों की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, इवन 0 डिग्री इक्वेटर पर हमारा अपकेंद्रीय बल जो उसको बाहर की तरफ धकेलता है। तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण फोर्स दबाव के कारण वहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। टेम्परेचर अगर हाई होता है तो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। ये पोजीशन जब हम मॉनसून्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप एक पॉइंट समझिएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की स्थिति, अगर हम दबाव की बात करें, दबाव हमारा होता है प्रेशर, जो हमारा पी से काउंट होता है। तो इसका एक सिंपल सा है, तापमान हमारा होता है टी। अब समझिएगा, इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर टेम्परेचर हाई होता है आपका तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। यानी जहाँ पे भी टेम्परेचर आपका तापमान अधिक होता है तो दबाव क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर तापमान कम होता है तो प्रेशर क्या होगा, आपका हाई होगा। तो ध्रुवों की तरफ आप समझने का प्रयास कीजिए। आप सोचिए, एक एज्यूम कीजिए कि अगर सूर्य की किरणें ध्रुवों की तरफ तिरछी पड़ रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, वहाँ पे ऑब्वियसली सा है कि टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से भी जो गतिविधियाँ होती है, डेंसिटी का जो रोल है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो उसकी वजह से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी इफेक्ट होता है, और उसी की वजह से एक चुंबकीय जो गतिविधि, एक क्षेत्र और है, एक हमारा गुरुत्वाकर्षण, एक चुंबकीय क्षेत्र। प्लेट्स जो होती है, इन प्लेटों में क्या होता है, टकराहट होती है, इन प्लेटों की स्थितियाँ बदलती हैं। जैसे हमारी ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो संरचनात्मक प्लेटों की प्रक्रिया है। जैसे 2 प्लेटें हटी, ऊपर से जो चीज़, नीचे की जो चीज़ थी उनका ऊपर की तरफ उठ जाना। तो ये स्थितियाँ, जो बल लगता है, अंतर्जात और बहिर्जात बल, उसका प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भूकंप हमारा किस में आ जाएगा, अप्रत्यक्ष स्रोत में आ जाएगा, और ज्वालामुखी हमारा किस में आ जाएगा, प्रत्यक्ष स्रोत में आ जाएगा। आई होप आपको अब तक का कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया होगा। देन इसकी हम एक समरी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, यू जस्ट डोंट वरी। आप आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, और ज्योग्राफी को एज अ हर्डल ना लेकर एज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाइए अपना, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं स्टार्टिंग 1 क्लासेस, जब हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी तब से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ को अगर आप स्मूथली वे से चल के पढ़ेंगे और उसमें अपना इंटरेस्ट जनरेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगी। डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ भी करेंगे। सो इन सारी चीज़ों को रिलैक्स होकर पढ़िए। कोई भी डाउट्स रहता है तो आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आपके जो भी डाउट्स रहते हैं प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर क्लास में हम हमारे डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। ये क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे अगर हम इनमें डिटेल्स की भी चर्चा करेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग में मैं आपको थोड़ी थोड़ी पीस बताऊंगी जो आपके 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर हम डिटेलिंग से अगर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की बात करें तो ये क्लासेस उनके लिए उतनी हेल्पफुल है कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टूड करके अपना एक कॉन्सेप्ट तैयार भी कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं हम आगे। अलग अलग स्थानों पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी क्या गतिविधि रहती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। अब हमने बात की थी कल भूकंप के बारे में। भूकंप जो है हमारा एक हमारी नेचुरल डिजास्टर की घटना कहलाती है, एक प्राकृतिक आपदा है। और ये स्थिति कब होती है, इसकी परिस्थितियों को मापने की अभी काफ़ी चीज़ें हमें इसमें रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसका मेज़रमेंट कहीं ना कहीं आज भी हम एक टू द पॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि स्थिति पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में कब क्या टकराहट हो, क्या घर्षण हो, ये प्लेटों की होने वाली गतिविधि है। जो फोर्स उनमें लगता है उन फोर्स से होने वाली स्थितियों को हम इसमें डालते हैं। जैसे कि हमने इसको आकस्मिक बल में डाला था, अचानक से जो फोर्स लगता है तो उनकी वजह से ये सारी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट हमारा है भूकंप। भूकंप में हमने बात की थी, भूकंप की देखिएगा 3 तरंगे हैं। धरातलीय तरंगे जो हैं वो आपकी एल तरंग कहलाती हैं। अब सिंपल सा है, मैं अगर पी तरंग की बात करूं, इसमें डेंसिटी वाला जो ये है, ये पोजीशन इसकी रहती है। अगर मैं एस तरंग की बात करूं, ये हमारी प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग है। एस तरंग यानी हमारी सेकेंडरी तरंग। आप इनके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा,
इनकी वेव्स जो होगी वो ऐसी रहेगी। और एल जो है हमारी, एच.डी. लव करके एक जियोग्राफर थे, उन्होंने ये तरंग बताई है। और ये धरातल में सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाली, सबसे ज़्यादा घातक तरंग जो होती है वो यही होती है, क्योंकि धरातल पे ही हम उपस्थित हैं। आप समझिएगा, पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल होती है एक लेवल पर जब वो होती है तो हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन उसका प्रभाव जब हमारी धरातल के स्तर पर आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। कैसे? इस कंडीशन को जब अगर हम एज ए इम्प्लीमेंट करें एक एग्जाम्पल के थ्रू, भूकंप। ये देखिए, इसकी जो वेव्स होती है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी भी होती है और उसका प्रभाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये अगर हम इसकी एग्जैक्ट बात करें, 5 किमी प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होती है, 3.5, एंड ये 1.5 रहती है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि धरातल पर इन दोनों के प्रभाव को आकर देखिए। पृथ्वी का अगर हम स्थिति को समझने का प्रयास करें, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा उद्गम केंद्र है, और 90 डिग्री अगर हम 90 डिग्री कोण पर बात करें तो हमारा क्या बनता है? अधिकेंद्र बनता है, जहाँ से हमें भूकंप की एग्जैक्ट गतिविधि या उसका मूवमेंट हमें पता चलता है। तो अधिकेंद्र से अगर कोई तरंग उठती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। हमने एक परावर्तन और आवर्तन दोनों गतिविधि देखी थी। परावर्तन की प्रक्रिया ये होती है कि अगर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट की जाती है तो वो वापस टकरा के वापस आती है, और दूसरी एक चीज़ स्थिति ये थी कि कोई चीज़ टकरा के उसको क्या कर देती है? वो फैला देती है चारों तरफ। तो ये दोनों कंडीशन इन लहरों में, इन तरंगों में होती है। ये कंडीशंस का प्रभाव क्या रहता है? जैसे कि यहाँ से पी और एस तरंग निकलेगी। आपने कल मैंने इसमें बताया भी था कि पी तरंग जो होती है वो द्रव्य, ठोस और तीनों गैसेस, तीनों अवस्था में प्रभावित हो सकती है, यानी द्रव, ठोस और गैस। इन तीनों मोशंस में ये इनकी मोशन जो गति होती है इन तरंगों की, ये तीनों एडजस्टेबल होती है, इन तीनों में ये गति कर सकती है। लेकिन जो एस तरंग है वो केवल ठोस अवस्था में ही या ठोस क्षेत्र में ही गति कर सकती है, और ये जो है हमारी, ये धरातल पर गति करती है। तो इस अवस्था को अगर हम इम्प्लीमेंट करके एक एज अ डायग्राम समझने की कोशिश करें तो इसका क्या सिनेरियो रहेगा, आप एक बार देखिएगा, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हमारी पृथ्वी है, राइट, और ये हमारा भूकंप का अधिकेंद्र। ये उद्गम केंद्र, और ये यहां से हम इसको मान लेते हैं अधिकेंद्र। और इनका अध्ययन या हम इनके मेजरमेंट किस यंत्र से करते हैं? सिस्मोग्राफ। ये क्या है? हमारा भूकंप लेखी यंत्र। आपको याद होगा भी सिस्मोग्राफ है जो हमारा भूकंप लेखी यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा हम इन तरंगों की वेव्स को समझने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं तरंगों की अगर हम बात करें तो एक हमने देखा था आवर्तन, देखा पोजीशंस देखिएगा, एक था हमारा परावर्तन। देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी। इनका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी रहता है, आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों प्रक्रिया जो है ये कैसी गति करती है, अगर हम इन स्थिति की बात करें तो एक जो प्रक्रिया होगी आवर्तन, और उसमें ये तरंग जो निकलेगी यहाँ से, ये टकरा के क्या आएगी? वापस भी आएगी। जैसे कि ये पी तरंग है, ये टकरा के वापस आई, और यही स्थिति में एक स्थिति ये रहेगी कि ये टकरा के इधर से इधर गति भी कर सकती है। ऑब्वियसली गति कर सकती है क्योंकि हमने आवर्तन और परावर्तन दोनों की परिस्थिति देखी। लेकिन अगर हम इसके उद्गम केंद्र के नीचे की बात करें तो क्या ये आपको लगता है ये ठोस अवस्था होगी? बिल्कुल नहीं। कुछ क्षेत्र में यहाँ पे क्या पाया जाएगा? द्रव। तो ऑब्वियसली सा है कि एक लिमिटेशन पे ही एस तरंग कार्य कर सकती है। नीचे वाले स्तर पर ठोस अगर रहा तो उस ठोस स्तर के तल तक ही एस तरंग गति करेगी। उसके बाद ये क्या होगी? ये हम वहाँ से हट जाएगी, या हम ये कह सकते हैं वहाँ ये गति नहीं कर सकती, या वहाँ तरंगें उपस्थित नहीं हो सकती। तो उससे क्या बनता है? आपका शेडो एरिया बनता है, शेडो जोन बनता है, जिसे हम छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत इजी वे से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ।
इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल अगर आप ये डायग्राम अगर अंडरस्टूड कर लेते हैं तो आप आराम से इस पर अगर आपका कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आपको 10 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख के आ सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। भूकंप को समझना अगर हम यूजुअली देखें, काफ़ी सारा कंटेंट हमें मिल जाता है, हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, बल्क में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और वीडियोस भी देख लेते हैं काफ़ी सारे, लेकिन हम एग्जैक्ट सिंपल मेथड को नहीं समझ पाते कि एक्यूरेट ये पोजीशन है क्या, ये स्थितियाँ या ये वर्ड्स कहलाते क्या हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही जब मेरा इतना टीचिंग फील्ड में इतना नहीं है एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, बट मैंने जितना एनालाइज किया है एक स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट की एक थ्योरी जो मैंने ऑब्जर्व की है, उसमें सिंपल सा ये है कि अगर उनको वर्डिंग के पॉइंट समझा दिए जाए कि ये शब्द कहना क्या चाह रहा है, तो वो आराम से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चाहे वो एक टॉपर बच्चा हो, चाहे वो एक एवरेज बच्चा हो, हर बच्चे की एक कॉन्सेप्ट की थ्योरी इंप्लीमेंट करने का अपना अपना एक नज़रिया होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में सब कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये वर्ड्स जरूर आएंगे, और अगर हम उन वर्ड्स के पे ही काम करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को हर चैप्टर में या हर सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे और इसका बेनिफिट भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी अगर आपने अपना ली तो मैं मानती हूँ साइंस का बच्चा भी आर्ट्स पढ़ सकता है और आर्ट्स का बच्चा भी साइंस पढ़ सकता है। हालांकि एक आपके अंदर एक पॉजिटिव व्यूज़ होने चाहिए उसको लेके कि यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, सिंपल सा है हमारा। मोटिवेशनल बूस्टअप आपको थोड़ा बहुत देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज ए स्टूडेंट कई बार मोरल डाउन हो जाता है, नेगेटिविटी अप्रोच हमारे पास में अगर आ जाती है तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। पेंडेमिक टाइम की जो सिचुएशन रही उसने हमें बहुत सारा स्मार्ट भी बना दिया। हम ऑनलाइन कंटेंट या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से इतना अच्छे से जुड़ गए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन स्टडी के हम हैबिचुअल हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपना टाइम कंज्यूम करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो प्लीज़ इसका बेनिफिट लीजिए। आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में है या जिनको बहुत अच्छा लगता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो उसके साथ ये क्लासेस भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड स्पेशली हमारा जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया का ऐप है, वहाँ पे आपको बहुत यूनिक क्लासेस सारी अवेलेबल हो रही है, ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो कॉमर्स फील्ड का हो, आर्ट्स फील्ड का हो या फिर साइंस फील्ड का हो। तो हमारी मेहनत, हमारी एफर्ट्स आप ही के लिए हैं, तो प्लीज़ इसका यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा भूकंप अधिकेंद्र है, ये कहना क्या चाह रहा है? अगर हम इन तरंगों की बात करें तो ऑब्वियसली सा है कि हमने ये देखा था कि 3 तरंगे हैं, P, S और L। एक है हमारी प्राइमरी तरंग, एक है हमारी S तरंग और ये है हमारी L तरंग। तो ये क्षति ज़्यादा नहीं पहुंचाती P तरंग, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में ही होती है, और ये जो अवस्था रहती है द्रव, ठोस और गैस अवस्था तक पहुंचती है। लेकिन S तरंग है, उसका प्रभाव वो थोड़ी सी धीमी गति में होती है, तो इसका थोड़ी सी क्षति ये ज़्यादा पहुंचाती है। लेकिन L तरंग धरातल पर पहुंचती है, तो ये बहुत ज़्यादा, हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हालांकि इसका प्रभाव ज़्यादा होता है लेकिन अंदरूनी हिस्से तक रहता है। तो हम ये कह सकते हैं, NCERT की जो आपकी बुक है वो सिंपल सा कह रही है कि जो छाया क्षेत्र बनता है, शैडो जोन जो बनता है, P और S तरंग का रहता है। P तरंगे हमने ये चीज़ देखी, आवर्तन और परावर्तन की स्थिति में तरंगे गति भी करती है और तरंगे वापस रिफ्लेक्ट होके वापस भी आती है। तो नीचे की तरफ भी जाती है, ऊपर की तरफ भी जाती है, चारों तरफ जाती है, जहाँ तक इनका एक एरिया डिसाइड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं 0 और 105 से 105 तक ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी S तरंग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहाँ गति कर सकती है, ठोस अवस्था में। ना तो ये गैस में गति कर सकती है, ना ये द्रव में गति कर सकती है। तो अधिकेंद्र या उद्गम के नीचे के हिस्से पर हम बात करेंगे, पृथ्वी का अंदर ही हिस्सा है जो मैग्मा और पिघला हुआ लावा है, तो ये हमारे कह सकते हैं ये द्रव्य पदार्थ है। तो यहाँ पे S तरंग आपको नहीं दिखेगी। तो एक शैडो जोन का क्रिएशन होता है यहाँ पे 105, और एक जो तरंग रहती है P तरंग जो है हमारी 105 से 145 डिग्री तक का जो शैडो जोन बनता है, ये वाला। तो हम ये कह सकते हैं P तरंग जो है हमारी, जस्ट अ मिनट, P तरंग जो है वो आपकी द्रव्य, ठोस और एक आपकी
गैस तीनों अवस्था में प्रवाहित होती है। तो इस छाया क्षेत्र की वजह से क्या बनता है, हम ये कह सकते हैं 105 से लेके 145 तक पी तरंग का छाया क्षेत्र या शैडो जोन बनता है। तो ये कंडीशंस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यही हमारा छाया क्षेत्र है कि जहाँ तक इसकी लिमिटेशन होती है उसके बाद के जो उससे उसकी गति के बीच का जो क्षेत्र होता है, जहाँ ये तरंगे नहीं पहुँच पाती या तरंगों का प्रभाव नहीं रहता, वो क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, छाया क्षेत्र कहलाता है। यानी भूकंप अप्रभावित, जिससे भूकंप उसको प्रभावित नहीं कर पाता, या तरंग अप्रभावित क्षेत्र ही हमारा क्या कहलाता है, शैडो एरिया या शैडो जोन कहलाता है, छाया क्षेत्र कहलाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एंड अदरवाइज आपको ये पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। और आई थिंक समरी सेकंड चैप्टर की आपको प्रोवाइड करवा दी होगी हमारे टीम ने। आप उसको देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कल जब भी संडे आए, नेक्स्ट संडे में या जो आने वाला संडे है, आप एक बार उसका नोट्स अपडेट कर लीजिएगा। ओके, सो बढ़ते हम आगे। हमने तरंगों को समझ लिया और छाया क्षेत्र भी हमने अच्छे से समझने की कोशिश भी की है। अब ये है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें कि यही चीज़ है, सिंपल सा है कि पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में क्या होती है, मैग्मा, और उस मैग्मा में गति होती है। गति होती है तो उससे क्या होता है कि उसके ऊपर वाली, जैसे कि देखिए आप अगर एक भगोला लीजिए, उसमें कोई भी पैन ले लीजिए, कोई भी बर्तन, उसमें आप पानी गर्म कीजिए ऑब्वियसली सा, और उसके ऊपर एक प्लेट का ढक्कन दे दीजिए। जैसे ही वो गर्म पानी होगा, वो ऊपर वाली प्लेट क्या करेगी, अगर हल्की होगी तो वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। इससे बेटर आप पर ये होगा कि आप कोई कॉर्न के दाने या फिर कोई भी छोटे जैसे हम ये कह सके भुट्टे के जो दाने होते हैं, आप उस पर गिरा दीजिए या उस प्लेट पे रख दीजिए। वो जैसे ही देखेंगे वो भुट्टे के दाने क्या करेंगे, उछलने की कोशिश करेंगे या आपको उछलते हुए दिखाई देंगे। तो यही कंडीशन हमारे पृथ्वी की है। पृथ्वी का जब लावा या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर बेल्ट कम बनता है और टेम्परेचर उसका हाई होने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक मूवमेंट, एक ऊर्जा जनरेट होती है उस हीट की वजह से। तो एक जो एनर्जी लगती है वो उसको ऊपर वाले हिस्से को क्या करती है, पुश करती है। पुश करने का इन द सेंस, तो ऊपर वाले हिस्से हमारे क्या हैं, प्लेट्स हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स हम जिन्हें कहते हैं। तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स उस पर क्या करती है, मूवमेंट करने का प्रयास करती है, यानी हिलती है, उनमें गति होती है। तो इसी गति की वजह से ये क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हमारा भूकंप, जैसे कि लैंडस्लाइड। तो ये स्थिति का कारण कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक संरचना की स्थिति है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। कोई भी रहता है पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। थोड़ा सा एक आप कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से विजुअलाइज करके पढ़ लेंगे ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इससे ज़्यादा मैं आप कुछ नहीं कहूँगी। तो आप एक इमेजिनरी पॉइंट्स पे अगर आप पहुँच गए, उस चीज़ को समझने की आपने कोशिश की विद प्रैक्टिकल, तो ये चीज़ें बहुत आसान आपको लगेगी। तो कंपन क्यों हो रहा है, उसका कारण यही है कि इनमें क्या होता है कि दबाव डालता है और इसमें जो ऊर्जा निकलती है ना, उसी ऊर्जा के प्रभाव की वजह से क्या होता है, एक घर्षण उत्पन्न होता है, जो इन सेल खंडों में क्या होती है, विपरीत स्थिति बन जाती है। वो ऊपर नीचे होती है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान या आपस में टकरा भी जाती है। तो इन्हीं स्थिति की वजह से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। भूकंपीय तरंगे, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। आवर्तन और परावर्तन क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया है। पी और एस तरंग और धरातलीय तरंग जिन्हें हम एल तरंग कहते हैं वो भी हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है, यानी इनका प्रस्तार कैसे होता है। तो ये स्थिति हमने एज ए डायग्राम समझ लिए, लेकिन फिर भी उसका कॉन्सेप्ट अगर हम लेके चले तो हम इसको भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों को संचारित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि ये संचारित होती है तो सेलों में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है और संचरण की गति की दिशा ही पदार्थ पर दबाव डालती है। तो यही प्रेशर क्रिएट होती है। और पी तरंगों की जो कंपन की दिशा होती है वो समानांतर चलती है, यानी पैरेलल चलती है, क्योंकि इनकी जो अवस्था है वो चाहे वो द्रव हो, ठोस हो और गैसेस में हो, इनमें कोई प्रभाव नहीं आता, या ना ही ये हम ये कहें कि ना ही ये शैडो जोन का एक लेवल पे क्रिएशन करती है। तो इस स्थिति में ये क्या रहती है, समानांतर रहती है, पैरेलल रहती है। फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन का फैलाव और प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अन्य तीन तरह से अगर संचरण की बात करें तो एस तरंग ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन करती है। तो वो हमारी समानांतर कंपन करती है और ये हमारी समकोण पर करती है।
अतः जिस पदार्थ से गुजरती है उसे उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। बिल्कुल सबसे विनाशकारी यही होगी, क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स और हमारे सारे स्ट्रक्चर या हमारा आवासीय क्षेत्र या हमारी परिस्थितियाँ सारी धरातल पर ही निर्भर हैं, तो यहाँ पे ये तरंग ज़्यादा प्रभावित होती है। फिर हमारा छाया क्षेत्र का उद्भव के छाया क्षेत्र का क्या रहता है, तो भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती। तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस कारण या किस रीज़न की वजह से ये जोनल एरियाज बनते हैं, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा भी दिया। देखिए 105 एंड 105 to 145 पी तरंगों का छाया क्षेत्र। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। आप इसको क्या कीजिएगा, इसको एक बार ऑब्जर्व करिए, इस डायग्राम को। सिंपल है। 105 से अगर मैं बात करूँ 105 to 145 पी तरंग आ गई, और क्योंकि यहाँ तक ही ये इसका क्या है, हम ये कह सकते हैं ठोस स्थिति है। क्लियर। एस तरंग का 105 to 105 में। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, और इनकी जो घटनाएं हैं पी एस तरंगों को, ये हमने 105 के भीतर की तरंग समझ ली थी, और इन तरंगों को अभिलेखित करने का भी हमने प्रयास कर लिया था। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है। अब हम आज बात करेंगे थोड़ा सा भूकंप का प्रकार, के भूकंप के प्रकार कैसे होते हैं। तो सामान्यतः विवर्तनिकी टेक्टोनिक की अगर हम बात करें, भूकंप भी अधिक आते हैं प्लेट्स में ही, प्लेटों की वजह से भूकंप वहाँ पे ज़्यादा आते हैं उन प्लेटों में। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक हमारा एक है विवर्तनिक टेक्टोनिक भूकंप। ये क्या होता है, ये जो है भ्रंश तल के किनारे, जो भी अगर हम ये कहें ये शंकु घाटियाँ हैं, ये भ्रंशों के किनारे चट्टानों के सरकने की वजह से, जैसे कोई चट्टान है, ऐसे नॉर्मली अगर हम स्थिति की बात करें, चट्टान ये हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इन चट्टानों में जो भ्रंश होता है या इनके टकराने की वजह से या इनके खसकने की वजह से इस स्थिति में क्या होती है, हलचल होती है। उसे प्लेटों का ही हम ये कह सकते हैं एक दबाव, एक प्रेशर क्रिएट होता है। उससे क्या होता है, ये हलचल होता है, एक संपीड़न, एक तनाव की गति उत्पन्न होती है। उसकी वजह से हमारा विवर्तनिकी भूकंप आता है। एक विशिष्ट प्रकार का विवर्तनिक भूकंप ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होगी, आप समझिए, सक्रिय जो क्रिया के साथ कंटिन्यू, यानी हम ये कह सकते हैं जहाँ एक्टिविटी चल ही रही है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं, एक बार फटने के बाद वो थोड़े टाइम बाद ठंडे हो जाते हैं और वो एक चट्टानों का निर्माण कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज्वालामुखी होते थे जो सिर्फ बाहर लावा निकालते ही रहते हैं, निकालते रहते हैं, यानी उनकी एक्टिविटी में हम ये स्टॉप नहीं होता। तो ये हमारे क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। तो इन्हीं सक्रिय ज्वालामुखी पे क्या होती है हमारी, ये एक विवर्तनिकी ज्वालामुखी जन्य भूकंप उत्पन्न होता है। दो प्रकार हो गए, एक हमारे चट्टानों के पास, एक हमारे ज्वालामुखी के पास। तीसरा हमारा खनन क्षेत्र में। कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से क्या होता है, भूमि गति के जो खानों की छत है वह ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें ही क्या हम कोलैप्स बोलते हैं। कोलैप्स यानी जो हमारे खनन क्षेत्रों में आने वाले भूकंप है। तो हमने तीन पढ़ लिए, एक हमारे टेक्टोनिक, एक हमारा ज्वालामुखी वोल्केनिक, एंड थर्ड इज कोलैप्स। तो तीन भूकंप के प्रकार हो गए। चौथा है हमारा परमाणु व रासायनिक विस्फोट के समय भूमि में कंपन होता है, इससे हल्के झटके देखे जाते हैं, इसे हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। ये हमारा विस्फोट भूकंप कहलाता है। पांचवा है हमारा भूकंप बड़े बड़े बांध वाले क्षेत्रों में भी आते हैं, जिसे हम रिजर्वर इंडुसेट बोलते हैं, जिसे हम बांध जनित भूकंप भी कहते हैं। तो ये सभी गतिविधियां और इनके प्रभाव की वजह से जो कंपन पृथ्वी में होता है वही हमारा एज इट इज क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। सो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम जब नेक्स्ट में बात करेंगे, हमारा एक ज्वालामुखी विस्फोट जो हमारा आएगा, ऑलमोस्ट आई थिंक ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और हमने अच्छे से पढ़ी भी है। तो पृथ्वी की संरचना और उसके अगर हम पॉइंट्स की बात करें भूकंप की, तो एक बार आप विजुलाइज कीजिए, थोड़ा सा इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं ना। आपको सब पता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ यंत्र होता है, एक पैमाना जो मेजरमेंट होती है, एक स्केल होता है, उसे हम रिएक्टर स्केल बोलते हैं। ये सारी चीज़ हैं और 0 डिग्री से 10 डिग्री तक की होती है। भूकंप का जो मेजरमेंट है इस क्षेत्र में किया जाता है 0 to 10, और इसका रिएक्टर स्केल कितना होता है, 0 to 10 होता है। क्लियर। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं
इसे हम मर्केली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो गहनता होती है 1 से 12 तक होती है। झटके प्रत्येक हानि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो जितने भी डिजास्टर्स होते हैं उनकी या हम भूकंप की गतिविधि की बात करें तो भूकंप को मेजरमेंट का जो नीड होती है वो हमारा रिएक्टर स्केल ही होता है। उसके बाद हमने जो सारी कॉन्सेप्ट समझे थे, अब हम इसको हमारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अदरवाइज़ आप पे बर्डन हो जाएगा। सो अच्छे से स्टडी कीजिए एंड एंजॉय करते रहिए और थोड़ा बहुत फोकस रह के पढ़ते रहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो उस एग्ज़ाम टाइम में आप पजल ना हो, उससे बेहतर है कि आप पहले से अपनी तैयारी अच्छे से कर लें ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दें और अच्छा स्कोर करें। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।